रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। रेजिडेंशियल स्टेटस वाला टॉपिक हमने कल खत्म कर लिया था। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? कर बोझ, मतलब कि टैक्स का जो बोझ है वो कैसे पड़ेगा, किस बेस पर कहा जाएगा कि भाई इतना टैक्स आपको पे करना है, और कौन सी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है और कौन सी इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। देखिए, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको कितना टैक्स पे करना है, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करना, ये डिपेंड करेगा सबसे पहले आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर, कि आप आर हैं या एनआर है, आर में भी आप ओआर हैं या एनओआर हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड, प्लेस एंड टाइम ऑफ एक्रूअल और रिसीट ऑफ इनकम। स्थान और समय, किस चीज का स्थान और समय? इनकम का, कि जो इनकम है वो किस टाइम पे पैदा हुई और किस जगह पैदा हुई। व्हाट डज एक्रूअल मीन्स? एक्रूअल मीन्स पैदा होना, कि जो इनकम है वो किस टाइम पैदा हुई या फिर किस टाइम रिसीव हुई। रिसीव हुई मतलब किस टाइम आपके हाथों में आई। ये दो चीजें देखी जाएंगी। पहला, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। दूसरा, कि जो इनकम है, आपकी जो आय है, वो किस जगह और किस समय पैदा हुई या फिर आपके हाथ में आई। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आपका कर का बोझ। आपके टैक्स का जो बर्डन है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ इनकम के साथ। स्कोप ऑफ इनकम। अब नाउ व्हाट इज स्कोप ऑफ इनकम? स्कोप मींस कि आपकी इनकम के दायरे में क्या क्या आएगा, आपकी इनकम का क्षेत्र क्या है। ठीक है जी, ये चार्ट बना लीजिए, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका सारा कंसेप्ट। स्कोप ऑफ टोटल इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये कॉलम्स बनाएंगे आप। पर्टिकुलर्स, अगर आप ओआर हैं, सबसे पहले तो नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंडियन या फिर फॉरेन नेचर ऑफ इनकम। फिर आप ओआर हैं तो क्या स्टेटस होगा, एनओआर हैं तो क्या स्टेटस रहेगा, और एनआर हैं तो क्या स्टेटस रहेगा। फर्स्ट पॉइंट करते हैं डिस्कस, दैट इज
इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ऑडियो ऑडियो ऑफ कीजिए बेटा अपनी। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। वेदर accrued in India और आउटसाइड इंडिया। भाई एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। ऐसी इनकम जो आपको इंडिया में मिली है, रिसीव होना मतलब मिलना, मिली इंडिया में है, मिली कहां पर है? इंडिया में। पैदा चाहे वो कहीं पे भी हुई हो। पैदा होने का मतलब क्या है भाई? पैदा होने का मतलब है कि आपने कौन सी कंट्री के रिसोर्सेज यूज करे हैं, आपने कौन से कंट्री में रहकर वो इनकम कमाई है, इसको कहते हैं एक्रूड। एक्रू होने का मतलब क्या है? आपने कौन सी कंट्री में रह के, कौन सी कंट्री के रिसोर्सेज यूज करके आपने वो इनकम कमाई है, इसको कहते हैं एक्रूड। और रिसीव्ड क्या है? कि आपके हाथों में कहां पर आई है। सो हाथ में आना और कहां पर कमाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सो एक ऐसी इनकम जो आपके हाथ में कहां पर आई है? इंडिया में। आपके हाथ में आई इंडिया के अंदर, चाहे वो आपने इंडिया में कमाई हो या बाहर कमाई हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंडिया में रिसीव करी है तो वो हो जाएगी आपकी टैक्सेबल। तीनों केसेस में टैक्सेबल, चाहे आप ओआर हैं, एनओआर हैं या एनआर हैं, तीनों केसेस में ऐसी इनकम जो आपने इंडिया में रिसीव कर ली वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर इंडिया में रिसीव कर ली तो चाहे वो आपने कहीं पे भी कमाई हो, इंडिया में रह के कमाई हो या आउटसाइड इंडिया रहकर कमाई हो, दैट विल बी टैक्सेबल। और ऐसी इनकम जो आप इंडिया में रिसीव करते हैं उसका नेचर क्या रहेगा? दैट विल बी इंडियन इनकम। ये इंडियन इनकम होगी क्योंकि आपने इंडिया में रिसीव करी है। कहाँ पे कहाँ पे रह के अर्न करी है ये फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में रिसीव करी है तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। और जो भी इंडियन इनकम है वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है, तीनों रेजिडेंशियल स्टेटसेस में टैक्सेबल रहती है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्कोप। सेकेंड इज इनकम deemed to be received in India. Income deemed to be received in India, whether accrued in India or outside India. Deemed का मतलब क्या होता है? माना जाना। कि ऐसी इनकम जो कि रिसीव हुई नहीं है लेकिन जिसको माना जाएगा कि वो रिसीव हुई है। हाथ में आई नहीं है लेकिन माना जाएगा कि ये इनकम हाथ में आई है। क्या एग्जाम्पल्स होते हैं कि जो इनकम है जिसको मान लिया जाएगा कि वो आपने इंडिया में रिसीव करी है? ये एग्जाम्पल्स अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड और एडवांस्ड टॉपिक है, इस टाइम पे इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई है तो उसको इंडियन इनकम माना जाएगा। सेकंड, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई लेकिन आप मानेंगे कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, ऐसी इनकम जो कि आपके हाथ में आई नहीं है लेकिन मान लिया जाएगा कि आपके हाथ में आई है और इंडिया में आई है, तो चाहे वो इनकम आपने इंडिया में कमाई हो या बाहर कमाई हो, वो इंडियन इनकम ही कहलाएगी
और जो इंडियन इनकम है दैट इज टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस. थर्ड, income accrued in India. Income accrued in India. Whether received in India or not. Whether received in India or outside India. ऐसी इनकम जो आपने इंडिया में रहकर कमाई है, आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे हैं. भाई जिस कंट्री के रिसोर्सेज आप यूज करते हैं ना, उस कंट्री को तो आपको टैक्स देना ही पड़ता है. ठीक है, आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके कोई इनकम कमाई है, तो चाहे आपको वो इनकम इंडिया में मिली हो या ना मिली हो, आपने इंडिया के रिसोर्सेज तो यूज करे हैं ना. चाहे वो इंडिया में मिले या बाहर मिले, लेकिन आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे हैं, इसलिए ये हो जाएगी इंडियन इनकम. और क्योंकि आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर लिए, तो फिर चाहे कोई सा भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो आपका, तीनों केसेस में ये इनकम टैक्सेबल हो जाती है. तो पहले 2 पॉइंट्स में और तीसरे में क्या फर्क है? पहले में हम फोकस कर रहे हैं कि जो इनकम इंडिया में रिसीव हो गई वो टैक्सेबल है. पहले 2 पॉइंट्स, जो इंडिया में रिसीव हुई वो टैक्सेबल है. रिसोर्सेज चाहे आपने इंडिया के यूज करे हैं या नहीं करे, लेकिन रिसीव अगर इंडिया में हो गई तो टैक्सेबल है. तीसरा पॉइंट में क्या है कि रिसीव चाहे आपको कहीं पे भी हुई हो, लेकिन अगर आपने इंडिया में कमाई है, अगर इंडिया के रिसोर्सेज आपने यूज करे हैं, तो फिर इंडिया को ही टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ऐसी इनकम आपकी इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर लिए. इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, ऐसी इनकम जो मानी जाती है कि इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके आपने कमाई है, चाहे आपने रिसीव करी हो इंडिया में या ना करी हो, लेकिन क्योंकि आपने इंडिया के रिसोर्सेज को माना जाएगा कि इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके कमाई है, तो ऐसी इनकम इंडियन इनकम है, एंड दैट इज टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस. ये सिंपल पॉइंट्स थे. अब एक एक करके हम थोड़ा एडवांस्ड पॉइंट्स पे पहुंचेंगे. अब तक तो हमने यही किया कि जो इनकम आपको इंडिया में मिली है वो तीनों केसेस में टैक्सेबल है, चाहे आपने कहीं पे भी कमाई हो. और यहाँ पर क्या किया कि जो भी इनकम आपने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके कमाई है, वो तीनों केसेस में टैक्सेबल है, चाहे आपको कहीं पे भी रिसीव हुई हो, चाहे आपको कहीं पे भी मिली हो, लेकिन क्योंकि आप इंडिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज इंडियन इनकम, एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल द 3 केसेस. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इनकम accrued outside India income accrued outside India from
बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया। रिसोर्सेज कहाँ के यूज करे हैं भाई? आउटसाइड इंडिया। इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे आपने? नहीं करे। लेकिन जो बिजनेस है वो आप कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं, मतलब कि आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं और ये सब वो इंडिया में हो रहा है, लेकिन आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज नहीं किए। तो ऐसी इनकम जो आपने बाहर के रिसोर्सेज यूज करके कमाई है, दैट इज फॉरेन इनकम। आपने इंडिया के रिसोर्सेज नहीं यूज करे, फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम तो है भाई, लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। अगर अगर आपको कंट्रोल्ड इन इंडिया मिल जाए, फॉरेन इनकम है लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है बिजनेस, तो ऐसे में ओआर के केस में टैक्सेबल, एनओआर के केस में टैक्सेबल, लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में ये इनकम टैक्सेबल नहीं रहेगी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आती है। फिफ्थ पॉइंट, ऐसी इनकम जो आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके नहीं कमाई, आपने बाहर वाले रिसोर्सेज यूज करे हैं, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी इनकम फॉरेन इनकम है। और ऐसी इनकम ओआर के केस में टैक्सेबल है, एनओआर के केस में टैक्सेबल है, लेकिन एनआर के केस में सच टाइप ऑफ इनकम इज नॉट टैक्सेबल। सिक्स्थ पॉइंट, इनकम accrued outside India। सेम ऊपर वाला पॉइंट, accrued outside India, from business controlled from outside India। ना ही आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे और ना ही आपने इंडिया से बिजनेस कंट्रोल किया। ये है आपकी फॉरेन इनकम। ऐसी इनकम सिर्फ और सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल रहती है, ना एनओआर में टैक्सेबल, ना एनआर में टैक्सेबल। ये दोनों पॉइंट्स में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है बेटा, इसलिए ये ध्यान से देखना। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अगर इनकम एक्रूड आउटसाइड है लेकिन कंट्रोल इंडिया से है, तो ओआर और एनओआर में टैक्सेबल, सिर्फ एनआर में नॉन टैक्सेबल। लेकिन अगर एक्रूड आउटसाइड है और कंट्रोल भी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल रहेगी, बाकी दोनों केसेस में नॉन टैक्सेबल। दैट मीन्स भाई ओआर को तो हर तरह की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ रहा है। ओआर तो बड़ा डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, समझ रहे हो? उसके लिए तो इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है, उसके लिए तो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। लेकिन अगर हम एनओआर की बात करें, ये सेकंड एडवांटेजियस पोजीशन पर है। ठीक है जी। फर्स्ट एडवांटेजियस पोजीशन पे कौन है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम्स ही टैक्सेबल रहेंगी। नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन इनकम्स देखिए टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर हम एनओआर की बात करें तो एनओआर सेकंड एडवांटेजियस पोजीशन पर है। एनओआर के केस में इंडियन इनकम्स के ऊपर तो टैक्स लगेगा ही, फॉरेन इनकम्स में भी सिर्फ अगर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो टैक्सेबल है, अगर कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ओआर बेचारा सबसे ज्यादा मार खाता है, उसको इंडियन इनकम्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है और फॉरेन इनकम्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट्स तो यही हैं। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि
इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड, रिसीव भी इंडिया में, सॉरी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी बाहर हुई और रिसोर्सेज भी आपने बाहर के यूज करे। ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर्स, लेकिन इस साल की बात नहीं हम कर रहे, हम पिछले कुछ सालों की बात कर रहे हैं। पिछले सालों में एक इनकम ऐसी थी जो कि आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है और आउटसाइड इंडिया ही एक्रू हुई है, लेकिन आप उसको इंडिया में आज लाए हैं एंड ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लेकिन आप इंडिया में उसको 2019-20 में लेकर आए हैं, तो दिस इज कॉल्ड पास्ट इनकम। भाई पुरानी इनकम है और क्योंकि बाहर ही एक्रू हुई थी और बाहर ही आपने रिसीव करी थी, तो ये बाहर वाली इनकम है, पास्ट इनकम है, ये कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये इस साल की इनकम नहीं है ना बेटा, ये इस साल की इनकम है ही नहीं, इसलिए ये तीनों केसेस में टैक्सेबल नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स, कुछ प्रॉफिट्स थे जो पिछले साल के हैं, क्योंकि ये पास्ट इनकम है इसलिए नॉट टैक्सेबल। और कर लेते हैं, एक दो पॉइंट्स और हैं। मैम 8 पॉइंट दोबारा रिपीट करना। अभी बेटा सब कुछ रिपीट करूंगी दोबारा से। ओके मैम। पर्टिकुलर्स, OR, NOR, NR, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया। भाई ये चीज समझने वाली है, इन इंडिया। आपको पता है इंडिया में जो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी आप कमाई करते हैं, लेकिन इंडिया में करते हैं अगर, तो वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है भाई, टैक्स लगना ही नहीं इसके ऊपर, ऐसी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर यहाँ पे होता एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम नेपाल, नेपाल में आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी? नहीं जी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो अगर आप खेती बाड़ी इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया के टैक्स के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। डिविडेंड्स, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको वहां से डिविडेंड आ रहे हैं, लेकिन डिविडेंड आ रहा है फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी। और डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। अगर आपको डिविडेंड आ रहा है एक डोमेस्टिक कंपनी से, तो उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना होता, एग्जेम्प्ट है OR और NOR के लिए एंड NR के लिए। ये समझ में आ गया अगर, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स खत्म है। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है? सिंपल सी बात, अगर आपको कोई इनकम इंडिया में मिली है, इंडिया में रिसीव हुई है,
तो आपने नहीं देखना कि आपने रिसोर्सेज कौन से यूज करे थे, इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे हैं या आउट ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे हैं, नहीं देखना। अगर इंडिया में रिसीव हो गई ना तो वो इंडियन इनकम है और तीनों केसेस में टैक्सेबल रहेगी। इनकम एक्रूड इन इंडिया, ऐसी इनकम जो आपको मिली चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अगर आपने इंडिया के रिसोर्सेज यूज करे हैं उस इनकम को कमाने के लिए, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल है। ऐसी इनकम जिसमें आपने इंडियन रिसोर्सेज यूज नहीं करे, आपने उसको आउटसाइड इंडिया रहकर कमाया है, लेकिन आपने कंट्रोल इंडिया से किया है बिजनेस, तो सिर्फ ओआर और एनओआर के केस में टैक्सेबल है, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं। ऐसी इनकम जो आपने कमाई भी बाहर रह के है और उसको कंट्रोल भी बाहर से ही किया था, तो वो सिर्फ रेजिडेंट के ओआर के केस में टैक्सेबल है, बाकी दोनों केसेस में नॉन टैक्सेबल। कोई इनकम जो पुराने कुछ सालों की है, आपने कमाई भी बाहर रहकर थी और आपको रिसीव भी बाहर ही हुई थी, लेकिन आपकी वो सेविंग्स है, आपने सेव कर रखी थी, आपने उसको आज इंडिया में आप उसको लेकर आ रहे हैं अगर, तो इट इज पास्ट इनकम और इसके ऊपर आप ऑलरेडी पहले टैक्स पे कर चुके हैं, सो दिस इज नॉट टैक्सेबल। देन पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स, कुछ पुराने प्रॉफिट्स थे, आपको पिछले कुछ सालों में हुए थे, इस साल की इनकम नहीं है। हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20। ये इनकम आपको 19-20 में अर्न नहीं करी आपने, ये इनकम आपने पुरानी इनकम है, कभी पुराने टाइम में आपने अर्न करी थी। दिस इज पास्ट इनकम और पास्ट इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, नॉट टैक्सेबल इन एनी ऑफ द 3 केसेस। मैम हाँ बच्चे। मैम जो ये हमारी डिविडेंड से इनकम आ रही है, अगर ये प्रीवियस ईयर की होती फिर टैक्सेबल होती मैम ये? बेटा डिविडेंड वाली इनकम तो एग्जेम्प्ट है ना। नहीं मैम, अगर ये हमारी प्रीवियस ईयर की होती फिर मैम? क्यों, टैक्स तो लगना ही नहीं था प्रीवियस ईयर वाली इनकम के ऊपर। अगर प्रीवियस ईयर की इनकम है दैट मींस 2019-20 की। हाँ जी। तो 19-20 की इनकम की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, कि जो डिविडेंड्स आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव हुए हैं फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होते हैं। बट मैम वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होगी मैम। बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं होती, डिविडेंड इज इनकम। अभी से आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपने पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया जो आपने ये डिसाइड कर लिया कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है? ऑफ कोर्स नॉट। बिजनेस, ये जो डिविडेंड्स हैं, आप शेयर होल्डर हैं एक, और आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं। अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। शेयर होल्डर हैं आप और आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं। मान लीजिए 10 शेयर्स पड़े हैं, तो जो रिलायंस कंपनी है वो आपको इसके ऊपर डिविडेंड दे रही है। तो ये डिविडेंड आपका बिजनेस प्रोफेशन है, आपका बिजनेस थोड़ी ना है भाई ये। हाँ मैं मानती हूँ कि आप इस बिजनेस के ओनर हो, लेकिन ये जो डिविडेंड है ये पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल नहीं होता बेटा। ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर टैक्सेबल नहीं होता, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ये तो बेटा जब आप सारा सिलेबस पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से हेड के अंदर अंडर टैक्सेबल रहेगा। अभी तो आपने ये देखना है कि जो डिविडेंड है दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये डिविडेंड अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से, ये रिलायंस क्या है, डोमेस्टिक कंपनी ही तो है। अगर आपको किसी डोमेस्टिक कंपनी से किसी भी तरह का डिविडेंड मिलता है तो ऐसा डिविडेंड एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है मैम। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं इंडिया में, तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सच टाइप ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्ट। सारी की सारी एग्जेम्प्टेड इनकम्स हम डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर करेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम्स वाला। एक आपका चैप्टर है इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जब हम ये वाला चैप्टर करेंगे वहां पे आप सारी की सारी ऐसी इनकम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना होता।
अभी तो हमने सिर्फ एक तो एग्जांपल्स ही लिए हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम और डिविडेंड्स। जब आप वो चैप्टर करेंगे तो आपको ऐसी और बहुत सारी इनकम्स मिलेंगी जिनके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होता। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल इन स्कोप ऑफ टोटल इनकम या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इस चार्ट को आप आज अच्छे से रिवाइज करके आइए, शाम को अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि हम इसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कल अटेम्प्ट कर सके। उससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाला इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। अभी हमारे पास 1 मिनट है। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 11। एक मिस्टर जेम्स हैं और फॉरेन नेशनल हैं। फॉरेन नेशनल मतलब बाहर के सिटीजन हैं, और इंडिया आए पहली बार 15 फरवरी 19 में। फर्स्ट टाइम इंडिया 15 फरवरी 2019, और इंडिया से चले गए ऑन 26 अगस्त 2019। इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। टेक इट एज योर होमवर्क। कल इसको क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। आपने रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करके आना है इसका।